एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको वो जो बंगाल के नवाब हैं मुर्शीद कुली खां, सिराजुद्दौला वगैरह, उनके बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में आपको मैं प्लासी युद्ध के बारे में बताऊंगा, कैसे प्लासी युद्ध की बैकग्राउंड क्या थी, प्लासी का युद्ध किस तरह से हुआ, कैसे नवाब हारा, कैसे नवाब के साथ धोखेबाजी हुई, और उसके बाद प्लासी युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारत को लूटना शुरू किया, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि नवाब सिराजुद्दौला जब सन 1756 में नवाब बना तो उसे बहुत सी साजिशों का सामना करना पड़ा, जिसमें उसकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग शामिल थे। इसके अलावा बंगाल का एक फेमस बैंकर था, उसे आप कह सकते हैं कि वो बंगाल का सबसे धनी बैंकर या साहूकार था। साहूकार समझते हैं ना, जो ब्याज पर कर्ज देता है, और ये इतना धनी था कि बंगाल का नवाब भी इसका कर्जदार था। देखो ऐसा होता है ना, इनकम इतनी होती नहीं, जैसे आजकल भी सरकार क्या करती हैं, घाटे की अर्थव्यवस्था का प्रयोग करती हैं। आप देखो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है, हर सब्जेक्ट अपने आप में दिलचस्प है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स भी जुड़ी हुई है। बहुत सी सरकारें, यहाँ तक कि विश्व की सबसे जो विकसित अर्थव्यवस्था अमेरिका है, वो भी घाटे की अर्थव्यवस्था की नीति का प्रयोग करती है। कर्ज लेना, उधार लेना, उसे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करने के बाद पैसा कमाना, उससे जो इनकम होगी उस कर्ज को फिर से चुका देना। सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? लोन लेती हैं और लोन लेके इकोनॉमी में डालती हैं ताकि लोगों को रोज़गार मिले। इसकी बात खैर कभी करेंगे। तो नवाब भी इन बैंकर्स के कर्जदार रहते थे। तो बंगाल का जो सेठ था, जगत सेठ, सबसे धनी बैंकर था ये। नवाब पर इसका बहुत ज़्यादा कर्ज था। नवाब इस कर्ज को देने में आनाकानी कर रहा था। जैसे कहते हैं ना, पिता ने कर्ज लिया, पिता चले गए, उसके बाद संतानें रह गई, तो संतानें क्या कहती हैं, हमने थोड़ी लिया था कर्ज, जिसने लिया था वो चला गया, ऊपर जाओ ले लो। तो यही स्थिति थी जगत सेठ की। जगत सेठ का कर्ज जो है देने में नवाब सिराजुद्दौला आनाकानी कर रहा था, उसे अपना कर्ज वापस चाहिए था। शौकत जंग को नवाब बनना था, घसीटी बेगम को कोई ऐसा नवाब चाहिए था जो उसकी कठपुतली हो, और यहीं पर मीर जाफ़र है जो खुद नवाब बनना चाह रहा था। लेकिन ये इनकी जो महत्वाकांक्षाएँ थी वो दबी हुई थी। इसमें से जो शौकत जंग था उसे नवाब ने हरा करके मार दिया। घसीटी बेगम को एक तरह से उसके घर में नज़रबंद कर लिया और उसके पास जो भी पैसा था वो सारा का सारा छीन लिया। जगत सेठ को भी उसका कर्ज वापस देने में आनाकानी वो करने लगा था। खैर, अब यहाँ पर जो टकराव शुरू होता है अंग्रेज़ों का और नवाब का शुरू होता है। टकराव की वजह यह है कि जितने भी विद्रोही थे नवाब के या नवाब के ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहे थे उनको, इसके अलावा जो चोर डकैत ठग लुटेरे टाइप के लोग थे उनको, इसके अलावा जो एम्बिशियस टाइप के लोग थे उनको कलकत्ता के फोर्ट विलियम के किले में, फोर्ट विलियम का किला जो है कलकत्ता में है, अंग्रेज़ों का किला था साहब ये फोर्ट विलियम का किला, यहाँ पर इनको शरण मिलती थी। अच्छा, जब अंग्रेज़ या यूरोपीय जब लोग यहाँ पर आए ना, तो ये क्या करते थे, व्यापार करते थे, अपना बहुत सारा माल यहाँ लेकर के आते थे और यहाँ से बहुत सारा माल लेकर के चले जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जगह जगह इन्होंने अपने जो है बेस बना रखे थे। इसे आम भाषा में आप अड्डे कह सकते हैं, कोठी या बस्ती कह सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर गोदाम यानी गोडाउन बना रखे थे, वहाँ पर वो अपना माल इकट्ठा करते थे। अब उस माल की देखभाल के लिए, हिसाब किताब की जांच के लिए कुछ कर्मचारी भी रहते थे। बाद में क्या हुआ, ये जो यूरोपीय कंपनियां थी आपस में लड़ने लगी, चोर डकैत लुटेरों से भी इनको परेशान रहती थी। तो इन्होंने स्थानीय जो नवाब या राजा हैं उनसे परमिशन लेकर के अपनी बस्तियों के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनानी शुरू कर दी, यानी कि किले नुमा बस्तियाँ इन्होंने बनानी शुरू कर दी। तो इसी तरह की किले नुमा या किलेबंद बस्ती थी फोर्ट विलियम, जो कि कलकत्ता में है। अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम में इन लोगों को शरण देनी शुरू कर दी। इससे नवाब नाराज़ हुआ। चेतावनी देने के बाद भी नवाब नहीं माने, नवाब इससे नाराज़ हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, नवाब ने फोर्ट विलियम पर धावा बोल दिया। ये घटना है 15 जून की। 15 जून सन 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर धावा बोल दिया। बहुत से अंग्रेज़ और बगावती लोग जो थे वो फोर्ट विलियम छोड़ के भाग गए। भाग कर कहाँ पहुँचे, फुल्टा। आप देखें ना, यहाँ पर ये आपका मिज़ोरम, त्रिपुरा, और यहाँ पर आ जाएं आप, ये पश्चिम। तो ये जो इलाका है, यहाँ पर भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है। आपने नाम सुना होगा गंगा सागर द्वीप, न्यूमूर द्वीप, फुल्टा द्वीप। इसको, इन द्वीप को लेकर के, इन आइलैंड को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी चलता रहता है। इसकी बात कभी फिर करेंगे। तो यहीं पर एक टापू, एक छोटा सा आइलैंड है, टापू। आप लोग समझते हैं ना, ज़मीन, ऐसी ज़मीन जो चारों ओर समुद्र से घिरी हो उसे द्वीप भी कहते हैं, महाद्वीप भी कहते हैं, टापू भी कहते हैं। तो बहुत छोटी ज़मीन उसे टापू बोल देते हैं, थोड़ी बड़ी ज़मीन उसे द्वीप, और बहुत बड़ी ज़मीन जो चारों तरफ समुद्र से घिरी हो उसे महाद्वीप बोल देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पर एक टापू था फुल्टा, और ये
बेचारा फुल्टा टापू इतना ऐसा किस्मत का मारा था कि जब भी अक्सर ज्वार आता था या बाढ़ आती थी, डूब जाता था। तो नवाब के डर से यहाँ से जो बचे खुचे अंग्रेज़ थे या दूसरे लोग थे, वो अपनी जान बचा करके भागे फुल्टा टापू। लेकिन कुछ लोग जो थे, कुछ अंग्रेज़ जो थे, वो नवाब के कर्मचारियों के हाथ लग गए। नवाब तो यहाँ से चला गया, फोर्ट विलियम उसने कब्जा लिया या कलकत्ता शहर कब्जा लिया। कलकत्ता शहर वो छोड़ दे करके चला गया मणिक चंद्र को। मणिक, कई किताबों में इसको मानिक चंद्र लिखते हैं, कहीं मणिक चंद्र लिखा है, ठीक है, आप जैसे चाहें वैसा पढ़ लें। आप चाहें इसको मानिक चंद्र पढ़ें या मणिक चंद्र पढ़ें। अब होता क्या है, नवाब तो वापस चला गया। अब 20-21 जून की रात सन 1756, जून का महीना अभी गुजरा ना, जून का महीना कितना गर्म महीना होता है जून का, जानते हैं ना। तो उस समय तो ये आपके एसी पंखे कूलर भी नहीं होते थे। तो 20-21 जून की रात को इसी फोर्ट विलियम के किले में सन 1756 में नवाब के सैनिकों ने बहुत सारे अंग्रेज बंदियों को एक तंग कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी समझते हैं, बैरक, एक छोटा सा कमरा था जिसमें हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। उसमें जून की गर्म रात में बहुत से लोगों को बंद कर दिया। अगले दिन जब दरवाज़ा खुला तो इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। इस घटना को कहा जाता है ब्लैक होल। ये घटना इतिहास में कहलाती है ब्लैक होल की घटना। 20 से 21 जून सन 1756 की ये रात थी, जबकि नवाब के कर्मचारियों ने बहुत सारे अंग्रेज बंदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। रात को उसमें से दम घुटने की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। ये घटना एकदम से आग की तरह फैल गई। अब इस घटना का बदला लेने का या फोर्ट विलियम को फिर से वापस पाने का अंग्रेज़ों ने प्रण कर लिया। उन्होंने ठान लिया कि भाई हम इस घटना का बदला भी लेंगे और हमारा जो फोर्ट विलियम का किला है उसको भी नवाब से वापस लेंगे। इस काम के लिए मद्रास, जो आज का चेन्नई है, इस काम के लिए मद्रास से लॉर्ड क्लाइव को भेजा गया। लॉर्ड क्लाइव आया, उसने स्थिति का जायजा लिया। आप देखते ना, हमारी आप लोग वीरेंद्र सहवाग आप समझते हो, हार्दिक पांड्या एक खिलाड़ी है, जानते हैं ना, क्रिकेट के अगर शौकीन है जानते हैं ना, ये आते हैं वो आते ही धड़ाधड़ करना शुरू कर देते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जैसे राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर टाइप के खिलाड़ी होते हैं। और आजकल तो खैर T20 का ज़माना, सभी आते हैं और धड़ाधड़ बल्ला भांजना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छा खिलाड़ी क्यों होता है, मैदान में आता है, फील्ड का पिच का जायजा लेता है, उसके बाद देखता है कि किधर को मारना है, किस बॉलर को मारना हो, कैसे मारना। ऐसे ही काम किया लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव आया, उसने स्थिति का या इस हमारी ये जो कमजोरी है इसका फ़ायदा लॉर्ड क्लाइव ने उठाया और वो मणिक चंद जिसको नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता की जिम्मेदारी सौंप के गया था, उसे रिश्वत दी। रिश्वत देने के बाद उसने कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम का किला था बिना लड़े क्लाइव को सौंप दिया। क्लाइव का आधा काम तो हो गया। अब उसे चैलेंज करना था नवाब सिराजुद्दौला को। अब जब नवाब सिराजुद्दौला को पता चला कि कलकत्ता या फोर्ट विलियम का किला जो है वो छिन गया है, मणिक चंद जो है वो दगाबाज हो गया है, तो नवाब जो है क्लाइव की तरफ को चला। नवाब क्लाइव की तरफ को चला। अब क्लाइव तैयारी करने लगा। क्लाइव ने मीर जाफ़र की जो महत्वाकांक्षा थी, यानी कि एम्बिशंस थी, अंदर छुपे हुए जो अरमान थे, उसको उभारा कि मैं तुम्हें नवाब बनाऊंगा। जगत सेठ को भरोसा दिया कि नवाब को हरा करके जो भी नया नवाब बनेगा उससे आपका जो पैसा है वापस दिलाया जाएगा। घसीटी बेगम या और भी बहुत सारे जो कर्मचारी या रिश्तेदार थे नवाब के, उनको भी जो है अपने पाले में कर लिया। इसी में से एक था राय दुर्लभ। ये राय दुर्लभ जो था नवाब का दीवान था, ये भी क्लाइव से मिल गया। मीर जाफ़र जो कि नवाब का सेनापति था, ये भी क्लाइव से मिल गया। इसके अलावा एक और सौदागर था अमीन चंद, ये भी बैंकर था या सौदागर था, ये भी नवाब से मिल गया। और कहते हैं कि लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जो है वो बिना लड़े ही जीत लिया था, या जीतने का इंतजाम उसने पहले ही कर लिया था। आप देखें, प्लासी की लड़ाई हुई, उस लड़ाई में अच्छा बार बार हम प्लासी कर रहे हैं। प्लासी इंग्लिश में से PLASSAY प्लासी लिखते हैं। प्लासी जो है बंगाल के नदिया ज़िले में है, बंगाल के नदिया ज़िले में है। और यहाँ पर एक आम का बाग था, एक आम का नहीं, आम का एक बाग था, ठीक है ना। देखो यहीं पे हिंदी जो है ना, यहीं पर आप लोग हिंदी का विद्वान अगर समझे, मैंने कहा यहीं पर एक आम का बाग था, तो गलत हो गया। एक आम का बाग नहीं, आम का एक बाग था। यहाँ पर आम का एक बाग था जिसमें दोनों सेनाएं आमने सामने हुई थी। तो खैर सिराजुद्दौला बेचारा अनजान था कि उसके खिलाफ क्या हो रहा है, और क्लाइव बहुत चतुर था। आप देखें ना, क्लाइव के पास कितनी सेना थी, उसके पास क्लाइव के पास जो सेना थी उसके पास 50 नाविक थे,
नाविक माने नाव चलाने वाले। 50 नाविक थे, 100 तोपची थे जो कि सारे के सारे यूरोपीय थे। तोपची समझते हैं, जो तोप को ऑपरेट करते थे। तोपची माने जो लोग तोप को ऑपरेट करते थे। 100 तोपची थे, 50 नाविक थे। इनको मिला करके उसके पास जो कुल सेना थी वो 4000 की थी। उसके पास कुल सेना जो थी वो 4000 की थी। अच्छा, यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, थोड़ा सा लीक से हट करके मैं जा रहा हूँ कि आप देखें ना, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी थे, उनको आर्यों ने उन्हें आर्यों ने हराया। उसके बाद बड़े बड़े कबीले हमारे यहाँ बन गए। धनानंद आया, धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, मौर्य वंश चलता रहा। अच्छा, इतिहास में आगे धीरे धीरे हम चलते रहे, मौर्यों को शकों और कुषाणों ने हरा दिया, सिलसिला लगातार चलता रहा। राजपूत आ गए, राजपूतों को तुर्कों ने हरा दिया, तुर्कों को मुगलों ने हरा दिया और मुगलों को अंग्रेज़ों ने हरा दिया। ऐसा क्या हुआ? क्या हम जो हैं बहादुर नहीं हैं? हम लड़ना नहीं जानते हैं? हमारे बलिदान के, हमारी बहादुरी के किस्से तो देश दुनिया में मशहूर हैं। 1962 में हम चीन से भले ही हार गए हों, लेकिन हमने चीनियों के भी छक्के छुड़ा दिए थे। आज भी चीनी जो सैनिक हैं वो हमारे वीर सैनिकों की याद में सिहर उठते हैं, उनकी बहादुरी के कसीदे पढ़ते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम लोग हार गए? हम लोग हर बार हारे। कभी हमें तुर्क हरा देते हैं, कभी हमें आर्य हरा देते हैं, कभी हमें मुग़ल हरा देते हैं और कभी हमें औरंगज़ेब हरा देता है। आज स्थिति बदल चुकी है। आज तो चक दे इंडिया हो रहा है। खैर, तो अब किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे देश की तरफ को आंख उठा करके देख ले, है ना। तो आइए पीछे चलते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता? प्रियंका आप बताएं, ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली जितने भी विदेशी हमलावर आए वो अपने साथ नई तकनीक लेकर आए, नई तकनीक लाए, लड़ने का नया तरीका लेकर आए। देखें, जब तुर्क यहाँ पर आए तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ घुड़सवारी नहीं होती थी, लेकिन जब तुर्क आए ना तो घुड़सवारी का नया तरीका लेकर आए, घोड़ों पर बैठ कर के तलवारबाजी का नया तरीका लेकर के आए। हम लोग हाथियों के अभ्यस्त थे। दूसरे देशों में क्या चल रहा है हम उससे अनजान थे। लड़ाई के क्या क्या नए नए तरीके आ गए हम उससे अनजान थे, हम हार गए। उसके बाद मुग़ल आए, बाबर आया तो अपने साथ बंदूक और तोपखाना लेकर के आया। हम ऐसा है, हमें पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन हमने अपनी आर्मी को उसके अकॉर्डिंग ट्रेन नहीं किया, हम हार गए। मुग़ल चलते रहे, अपनी जो पुराने ज़माने की ठोका बंदूक थी उनके सहारे। ठोका बंदूक समझते हैं? पुराने ज़माने की जो बंदूकें होती थी उन्हें ठोका बंदूक कहते थे। एक नाली की बंदूक होती थी, उसमें बारूद भरा जाता था, उसको एक सरिये से ठोका जाता था ऐसे करके। उसको जितना ज़्यादा दबा दिया जाता था, जितना प्रेस कर दिया जाता था, वो उतना ज़्यादा मारक होता था। उसे कहते थे ठोका बंदूक। लेकिन इस बंदूक की दिक्कत ये थी कि ये फायर तो करती थी, अगर इसका एक फायर हाथी को भी लग जाए तो हाथी को भी गिरा देती थी। इसमें इतनी पावर होती थी, लेकिन एक बार फायर करने के बाद ये गर्म हो जाती थी। अब इसको आधा घंटा कम से कम चाहिए था इसको ठंडा करने के लिए। इसको ठंडा किया जाएगा, फिर से इसमें बारूद भरी जाएगी, फिर से इसको ठोका जाएगा, फिर कहीं जा कर के फायर होगा। अब सामने वाला ले आया बंदूक दूसरी वाली जिसमें बुलेट पड़ती है, जिसे कहते हैं तोड़दार बंदूक। जितनी देर में आपने बंदूक से फायर किया, उसको दोबारा तैयार किया, उतनी देर में तो उसने सैकड़ों राउंड फायर कर दिए। तो अब जब अंग्रेज आए तो अपने साथ वो नई किस्म की बंदूकें ले आए, तोड़दार बंदूक जिन्हें कहते हैं। पुराने ज़माने की जो दो नाली बंदूक होती थी ना, एक नाली दो नाली बंदूक, जिसको फायर करने के बाद ऐसे करके मोड़ते थे और फिर उसमें बुलेट डालते थे, फिर तैयार करके फिर उसको फायर करते थे, उसे कहते थे तोड़दार बंदूक। वो ले आए। हम लोग उससे अनजान थे, नवाब भी उससे अनजान था। तो हर बार हम लोग किससे हारे? नई तकनीक, नई समर नीति, नई स्ट्रेटजी से हारे। ऐसा नहीं है कि हम बहादुर नहीं हैं। खैर, तो आप देखें ना, अंग्रेजों के पास 50 नाविक, 100 तोपची और कुल 4000 की सेना थी। नवाब के पास थी 50,000 की सेना। लेकिन क्या करता? एक तो जो युद्ध रणनीति है, हथियार है, उसमें हम पिछड़े हुए थे। दूसरी सबसे बड़ी बात थी मीर जाफ़र की गद्दारी। ऐसा नहीं है कि सभी नवाब से गद्दार हो गए हों, सभी ने नवाब से गद्दारी की हो ना, ऐसा नहीं है। नवाब का मीर बख्शी यानी कि रक्षा मंत्री जिसे कहते हैं, मीर मदान, ये हमेशा नवाब के साथ डटा रहा, मीर मदान। और एक और था नवाब का पीएम मोहनलाल। मोहनलाल नाम सुन रहे हैं आप? नवाब का नाम क्या? नवाब सिराजुद्दौला। उसके प्रधानमंत्री का नाम क्या? मोहनलाल। उसके मीर बख्शी का नाम क्या? मीर मदान। यही खूबसूरती है भारत की। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। यही खूबी है भारत की, इसीलिए भारत महान है। यहाँ अलग अलग लोग हैं, यहाँ कोई भी जाति धर्म देश की बात नहीं करता। जब देश की बात आती है तो सारे एकजुट हो जाते हैं, है ना। याद है ना परमवीर चक्र, कौन? वीर अब्दुल हमीद, है ना। पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। खैर आगे चलते हैं। तो मीर मदान और मोहनलाल ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन मीर मदान को अचानक गोली लग गई, वो ये शहीद हो गया। मीर मदान को गोली लग गई, ये शहीद हो गया। नवाब की सेना हल्की पड़ने लगी। मीर जाफ़र अपनी टुकड़ी के साथ अलग
आम के जो पेड़ थे, आपको पता ना आम का बाग था, उसमें लड़ाई हो रही, आम के पेड़ों के पीछे छुप गया और जब सेना हल्की पड़ने लगी, नवाब की सेना में भगदड़ सी मचने लगी, तो मीर जाफ़र ने बजाय लड़ने के नवाब को मशवरा दिया कि साहब जान बचा के भाग लो। नवाब ने देखा कि जान बचाना मुश्किल है, नवाब लड़ाई का मैदान छोड़ करके चला गया। उसके बाद खुद मीर जाफ़र के बेटे ने नवाब का पीछा किया, पकड़ा और पकड़ के मार दिया। इस तरह से क्लाइव ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति से हम लोगों की जो छुपी हुई महत्वाकांक्षी थी, धोखेबाजी की जो प्रवृत्ति थी, उसका इस्तेमाल करके प्लासी की लड़ाई को जीत लिया। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि प्लासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ। जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जितना सब्सक्रिप्शन करेंगे, जितना लाइक और जितना शेयर करेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा। और हम आपसे वादा करते हैं, आपको किसी दिल्ली, देहरादून, इलाहाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पर आप वनडे की तैयारी भी कर सकते हैं, IAS की तैयारी भी कर सकते हैं, NDA, CDS और ना जाने कितने कंपटीशन एग्जाम हैं, उन सब की तैयारी कर सकते हैं। जुड़े रहिए यूनिक IAS अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी से। थैंक